हेलो बच्चों, आज मैं वैद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट का सेकंड पार्ट में स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले पार्ट में मैंने मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया था, धारा कैसे प्रवाहित होती है ये बताया था, इलेक्ट्रॉन में कितनी प्रकार की गतियाँ होती हैं ये बताया था। दो प्रकार की गतियाँ होती हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा रिवीजन कर लो तो एक होता है थर्मल स्पीड, जिसको ऊष्मीय गति कहते हैं, टेम्परेचर के कारण से आती है, वो बहुत ज़्यादा होती है। और दूसरी होती है जब इसमें हम क्या लगाते हैं, बैटरी कनेक्ट कर देंगे। जैसे बैटरी कनेक्ट कर देते हो एक दूसरी टाइप की इसमें स्पीड आ जाती है, जिसको हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, या इसको कहते हैं अनुगमन वेग। तो जो धारा प्रवाहित होती है मैंने बताया था किसके कारण से प्रवाहित होती है, अनुगमन वेग से। वो थर्मल स्पीड से नहीं होती। दो तरह की स्पीड बताई थी, थर्मल स्पीड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन वेग। तो इसके कारण से धारा प्रवाहित होती है। अनुगमन वेग कब आता है, जब बैटरी लगाते हैं। बैटरी लगाएंगे, इसका EMF E है, तो तभी इसमें इलेक्ट्रॉन चलने लगेंगे अनुगमन वेग से। और इलेक्ट्रॉन जब चलने लगेंगे तो आवेश प्रवाहित होगा, और आवेश प्रवाहित होगा तो वही धारा कहते हैं। तो आज हमारा जो यहाँ पे टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक रिलेशन आता है और इसमें न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो वो है अनुगमन वेग व धारा में संबंध। कि मतलब जो इलेक्ट्रॉन जब जैसे आप बैटरी कनेक्ट कर देंगे तो ये एक ही डायरेक्शन में चलने लग जाते हैं सारे इलेक्ट्रॉन, अनुगमन वेग से चलने लगते हैं। तो जब ये चलने लगेंगे तो इसमें धारा उत्पन्न होगी। तो आपको ये बताना है कि क्या ये जो धारा है वो अनुगमन वेग पे डिपेंड करती है या नहीं करती, इलेक्ट्रॉनों के वेग पे डिपेंड करेगी कि नहीं करेगी। धारा तो प्रवाहित होगी, इनके कारण से इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो धारा प्रवाहित होगी। तो क्या अगर ये अपनी स्पीड को बढ़ाएंगे तो करंट कैसे बदलेगी, इस बात को हमने पता करना है। इसको पता करने के लिए, रिलेशन पता करने के लिए, धारा और अनुगमन वेग के बीच में रिलेशन पता करने कुछ चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, कुछ चीज़ें माननी पड़ेंगी। धारा ले जाने का काम कौन कर रहा है, इसके अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब उनकी संख्या हमें पता होनी चाहिए कितनी है, उसको मान लेते हैं। यदि संपूर्ण चालक जो कंडक्टर है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, इसको मान लेते हैं। इसका आयतन भी पता होना चाहिए आपको। चालक का आयतन भाई बेलनाकार है, आपको दिख रहा है बेलन, और बेलन का आयतन आपको पता है, ये आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई होता है। आधार का क्षेत्रफल को A ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का जो क्षेत्रफल है वो A ले लेते हैं, इसकी ऊंचाई इसकी लंबाई के बराबर होगी। तो इसका जो आयतन होगा V, वो होगा आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। ये भी, इसकी भी जरूरत पड़ेगी हमें। अब जो अगला पॉइंट है वो निकालना है एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एकांक आयतन का मतलब एक छोटा सा एरिया ले लीजिए, एक छोटा सा आयतन ले लीजिए जिसकी लंबाई हो सकती है 1 सेंटीमीटर, चौड़ाई हो सकती है 1 सेंटीमीटर, ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर होगी। 1 सेंटीमीटर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसको निकालने के लिए आपको पता है कि V आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, N। तो एकांक आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, N/V। इसको कहते हैं एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसको दिखाते हैं स्मॉल n से। तो सीधी सी बात है, स्मॉल n इक्वल टू होता है N/V। अगला है आवेश निकालना है, क्योंकि धारा निकालने के लिए हमें क्या है, धारा अगर निकालनी हो तो प्रवाहित आवेश बटा समय होता है। तो ये आवेश ले जाने का काम कौन कर रहे हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो आवेश निकालिए, जब ये इलेक्ट्रॉन चलेंगे कितना आवेश अपने साथ लेके जाएंगे। मान लेते हैं Q आवेश लेके जाते हैं। Q आवेश कैसे निकालोगे, तो कितने इलेक्ट्रॉन है, N इलेक्ट्रॉन है इसमें टोटल, और एक आवेश में एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है, E। तो इसका मतलब इसके अंदर जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं जो धारा को ले जाने का काम कर रहे हैं, उन इलेक्ट्रॉनों में कितना आवेश होगा, कितना आवेश होगा। हाँ, यहाँ पे इसके आगे आप इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। n आप निकालेंगे यहाँ से। n कैसे निकालेंगे, क्रॉस में ले जाइए। n इक्वल टू क्या होगा, v इंटू एन, और v यहाँ सब्स्टिट्यूट करिए तो क्या होगा, a इंटू एल सब्स्टिट्यूट करिए तो हो जाएगा n की जो वैल्यू आएगी a इंटू एल इंटू एन आएगी। तो ये जो आपका n है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करिए तो आवेश कितना हो जाएगा, A इंटू एल इंटू वी एन इंटू ई। ये आवेश हमारा निकल चुका है। ये आवेश किस में है, इलेक्ट्रॉनों में, जो इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं। अगर हमने आवेश निकाल दिया तो धारा निकाल सकते हैं। ये सारा का सारा आवेश वायर से जो बह रहा है कितने समय में बह रहा है, मान लेते हैं T समय में बह रहा है। ये इलेक्ट्रॉन भी आगे चल रहा है, ये इलेक्ट्रॉन भी आगे चल रहा है, ये इलेक्ट्रॉन भी आगे चल रहा है। तो मतलब T टाइम पे यहाँ पर के जो इलेक्ट्रॉन होंगे सब यहाँ पहुँच चुके होंगे, ये आवेश यहाँ से निकल चुका होगा। तो अब धारा निकालते हैं। धारा कैसे निकालोगे, I इक्वल टू आवेश बटा समय। कितना आवेश प्रवाहित हुआ है इससे आवेश प्रवाहित हुआ आपका A/L/N/E, और कितने समय में, T टाइम पे। तो धारा निकाल चुके हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं आया। अब हमने यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है, अनुगमन वेग डालना है। इसमें कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए आप ध्यान दें, वापस इसमें जाते हैं। T टाइम पर ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो यहाँ पहुँच चुका होगा, इसके आगे इलेक्ट्रॉन तो सारे आगे निकल चुके हैं। तो T टाइम पर
ये इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगा, टी, कितनी दूरी कवर की इसने, एल, तो इसका मतलब इसका औसत वेग कितना रहा होगा, औसत वेग को ही तो आप अनुगमन वेग कहते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का औसत वेग रहा होगा, दूरी अपॉन समय, दूरी कितनी है, एल दूरी कवर की इसने कितने टाइम पे, टी टाइम पे, तो अनुगमन वेग होता है दूरी बटा समय, दूरी जो है इसकी लंबाई के बराबर होगी। तो यहाँ पे कहीं पे एल अपॉन टी दिख रहा है, हाँ, एल अपॉन टी को हटाइए और उसके बदले वी डी रखिए तो आपका जो रिक्वायर्ड फार्मूला वो निकल जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा प्रॉपरली लिखिए, एन को सबसे आगे लिखिए ई ए और एल अपॉन टी को आप लिखेंगे वी डी। तो आपको एक रिलेशन पता चल गया कि धारा और ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे आपस में रिलेटेड हैं। इससे साफ पता चल रहा है जो इसमें धारा प्रवाहित होगी किन चीज़ों पे डिपेंड करती हैं, वो है एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन का आवेश तो कांस्टेंट होता है, दूसरा इसका एरिया, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होगा, और तीसरा इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन की स्पीड। तो जो पहले मैंने पूछा था कि क्या धारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी अनुगमन वेग पे डिपेंड करती है, इसका अगर अनुगमन वेग बढ़ेगा तो धारा भी बढ़ेगी। ये बाद में हम डिस्कस करेंगे कि अनुगमन वेग को कैसे बढ़ाया जाता है, इलेक्ट्रॉन के अंदर जो कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके अनुगमन वेग को कैसे बढ़ाया जाता है, ये बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में ये 4 में टर्म्स में डिस्कस करूंगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये 4 टर्म्स को अगर आप समझ जाएंगे तो इस टॉपिक को समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। इसमें कन्फ्यूजन रहता है, इसलिए मैं एक एक करके इनको समझाऊंगा। पहला जो टर्म आता है वो है प्रतिरोध, जिसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं और आर से दिखाते हैं। प्रतिरोध होता है कि किसी भी तार का अपना प्रतिरोध होता है, और जानते हैं कि चालक का प्रतिरोध कम होता है, कुछ चालकों का प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है, और सेमीकंडक्टर का थोड़ा इनके बीच में होता है। प्रतिरोध आता कैसे, इस पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है कि तार में प्रतिरोध आता कैसे, मतलब धारा को रोकने का प्रयास करती है तार। अगर धारा प्रवाहित हो रही है तो हर किसी का नेचर होता है उस धारा को रोकना, उसी को कहते हैं प्रतिरोध। रोकती कैसी है, धारा को ले जाने का काम कौन करता है, इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब धारा को रोकने का मतलब इलेक्ट्रॉनों को रोकने का। कैसे रोकते हैं, मान लो जैसे ही मैंने बैटरी लगाई, यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल आ जाता है, यहाँ पर निगेटिव पोटेंशियल आता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ की ओर चलने लगेंगे, भाई निगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन, तो पॉजिटिव की ओर चलने लगेंगे। जब पॉजिटिव की ओर चलने लगेंगे तो बीच रास्ते में क्या दिख रहे हैं आपको, ये पॉजिटिव आयन दिख रहे हैं जो काफ़ी भारी होते हैं, इनसे टकराते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा टकराएंगे उतना ज़्यादा प्रतिरोध होगा। इलेक्ट्रॉन का रुकना, इलेक्ट्रॉन को रोकने का मतलब धारा को रोकना, और धारा को रोकने को ही क्या कहते हैं, प्रतिरोध। तो जितनी ज़्यादा बार टकराएंगे उतना ज़्यादा प्रतिरोध इसमें उत्पन्न होगा। तो इसका जो मात्रक होता है, रेजिस्टेंस का जो मात्रक होता है उसको कहते हैं ओम। ओम साइंटिस्ट के नाम से इस पर डाल दिए। इसका जो सिंबल होता है वो खाली हेड की तरह होता है, ओम की तरह दिखाते हैं इसका। ये प्रतिरोध किन किन बातों पे डिपेंड करता है, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो प्रतिरोध को बढ़ाते हैं या जो प्रतिरोध को कम करते हैं। इसमें भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। दूसरा है चालकता। चालकता का मतलब धारा कितनी आराम से बह रही है उसकी चालकता ज़्यादा होगी, धारा को बहने में दिक्कत हो रही तो उसकी चालकता कम होगी। तो इन दोनों का रिलेशन होता है। चालकता को नॉर्मली हम जी, कैपिटल जी से लिखते हैं या सी से लिखते हैं। चालकता जो होती है वो उसका उल्टा होता है, प्रतिरोध का उल्टा होता है। एक रिलेशन भी हो गया आपका, मतलब जितना ज़्यादा प्रतिरोध होगा उतना कम धारा प्रवाहित होगी, और उतनी कम धारा प्रवाहित होगी तो चालकता उतनी कम होगी। उल्टा रिलेशन है। अगर प्रतिरोध ज़्यादा हो गया तो धारा को बहने में दिक्कत होगी, तो कंडक्टेंस उसका उतना ही कम होगा। इन्वर्स रिलेशन है। इसका जो मात्रक होगा यूनिट ऑफ जी वो होगा 1/ओम, का मतलब हो गया ओम इन्वर्स। ओम इन्वर्स को कभी कभी एस से लिखे, साइमन, इसको एस से भी दिखते हैं। ओम इन्वर्स को आप अक्सर केमिस्ट्री की बुक में आपको ध्यान देना ओम इन्वर्स, क्योंकि केमिस्ट्री में भी ये टॉपिक आता है, तो वहाँ पर आपको ओम इन्वर्स को एस लिखा होगा। अगला विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध या विशिष्ट चालकता को समझने के लिए पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो प्रतिरोध होता है किसी भी चालक का, जो रेजिस्टेंस होता है वो किन किन बातों पे डिपेंड करता है। इस पे भी क्वेश्चन आते हैं, और ये कैसे रिलेट होता है आपका विशिष्ट प्रतिरोध से, ये भी आप समझेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि जो भी वायर का प्रतिरोध होता है उसकी लंबाई पे कैसे डिपेंड करता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे कैसे डिपेंड करता है, और ताप पे, 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो पहले लंबाई पे कैसे डिपेंड करता है, इसकी लंबाई कम है मतलब इलेक्ट्रॉन जब चलेंगे तो कितनी बार टकराएंगे, कम बार टकराएंगे, यहाँ ज़्यादा बार टकराएंगे। तो ये सीधी सी बात है, इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन को लंबा रास्ता कवर करना पड़ रहा है। जितना ज़्यादा लंबा रास्ता कवर करना पड़ेगा उतना उसको टकराना पड़ेगा, तो इसका मतलब लंबाई बढ़ेगी
तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। सीधा संबंध है, जो रेजिस्टेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ का। ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया कि लंबाई पे कैसे डिपेंड करता है और क्यों डिपेंड करता है। दूसरा मैंने कहा था अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का मतलब ये जो अनुप्रस्थ काट का इसकी मोटाई, इसकी जो मोटाई होती है तार की मोटाई को आप सिंपली समझ लीजिए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो उस पर कैसे डिपेंड करता है, इसको समझने के लिए आपने 2 दरवाजे मान के चलिए। क्लासरूम आपकी भरी पड़ी है, आपको दरवाजे से जाना है। अगर दरवाज़ा संकरा होगा तो आपका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, जाने में दिक्कत होगी। अगर आपका रूम का दरवाज़ा चौड़ा होगा तो आपको आसानी होगी जाने में। तो मतलब जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना आसानी होती है, उतना रेजिस्टेंस कम होगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को चलने में कंजस्टेड है तो यहाँ का रेजिस्टेंस आपको ज़्यादा लगेगा, इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा लगेगा। यहाँ पे आराम से जा सकता है क्योंकि एरिया बढ़ गया तो काफ़ी एरिया इसको मिल रहा जाने के लिए, यहाँ का रेजिस्टेंस कम है। तो कैसा रिलेशन है, इसका एरिया ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम है, इसका एरिया कम है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो उल्टा रिलेशन है। रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसको हम सेकंड मान लेते हैं। और जहाँ पर टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, मैं चालक की बात कर रहा हूँ अभी, कुचालक में उल्टा होता है इसका। जो मैं चालक में बताऊँगा कुचालक में इसका उल्टा होता है। अगर चालक की बात करता हूँ तो इसका रेजिस्टेंस कैसे बदलेगा, अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊँगा तो रेजिस्टेंस कम होगा या बढ़ेगा। होता क्या है, जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो ये जो आपके पॉजिटिव आयन हैं ये वाइब्रेट करने लग जाते हैं, बहुत तेज़ से वाइब्रेट करने लग जाते हैं। और जब ये वाइब्रेट करेगा तो इलेक्ट्रॉनों को उतना रोकेगा, मतलब प्रतिरोध बढ़ेगा। सीधी सी बात है, टेम्परेचर बढ़ाया तो इनका जो वाइब्रेशन है वो बढ़ा, इनका वाइब्रेशन बढ़ाएगा तो इलेक्ट्रॉन को चलने में दिक्कत होगी, चलने में दिक्कत होगी तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पे कैसा रिलेशन दिख रहा है, कैसा संबंध दिख रहा है, तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। और ये थोड़ा सा आप नोट कर लेना, ये केवल और केवल चालकों की बात मैं कर रहा हूँ। कुचालकों को जब मैं बताऊँगा तब अलग से बताऊँगा, वहाँ पे उल्टा संबंध होता है कुचालक और सेमीकंडक्टर्स में। तो अभी हम इसको अगर इग्नोर कर दें, इन दोनों चीज़ों को देख लें, केवल उसकी लंबाई और एरिया को देख लें, दोनों को मिलाइए तो क्या बनेगा, आर प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। और जब भी आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो क्या आता है, ये कांस्टेंट आता है। कोई भी कांस्टेंट देना पड़ता है मैथमेटिकल इक्वेशन बनाने के लिए। तो यहाँ पे एक नया कांस्टेंट दिया जाता है रो, इसको देखो पी की तरह होता है ऐसे, रो एल अपॉन ए। तो ये एक फॉर्मूला हो गया प्रतिरोध निकालने का। प्रतिरोध किन किन बातों पे डिपेंड करता है, एरिया लेंथ पे डिपेंड करेगा, एरिया पे डिपेंड करेगा और टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। एक नया कांस्टेंट आ गया, ये हो गया आपका विशिष्ट प्रतिरोध। यही आपका जो मैं कहना चाह रहा था कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, ये होता है रो, एक कांस्टेंट होता है। ये ना लेंथ पे डिपेंड करता है ना एरिया पे डिपेंड करता है, ये केवल और केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। 2 चीज़ें ध्यान देना, आर का देख लें, इसमें क्वेश्चन बनते हैं। आर लंबाई पे डिपेंड करता है, इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है, इसके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। लेकिन जो रो होता है उसको हम कांस्टेंट मान रहे हैं, क्योंकि कांस्टेंट की जगह पे आया है, तो कांस्टेंट की जगह पे आया तो रो, ये दोनों चीज़ों पे तो हट जाता है, इनसे तो कोई संबंध नहीं होता, केवल और केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। आप इसकी लंबाई बढ़ाओगे प्रतिरोध बढ़ेगा, लेकिन इसका विशिष्ट प्रतिरोध में कोई अंतर नहीं आएगा। इसकी मोटाई बढ़ाओगे प्रतिरोध बदलेगा, लेकिन इसके विशिष्ट प्रतिरोध में कोई अंतर नहीं आएगा। हाँ, टेम्परेचर बढ़ाओगे या कम करोगे प्रतिरोध भी बदलेगा, इसका विशिष्ट प्रतिरोध भी बदलेगा। इसको हम अगले पॉइंट पे डिफाइन करते हैं, डेफिनेशन देते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा वास्तव में लिखोगे क्या। तो मेन चीज़ है विशिष्ट प्रतिरोध को कैसे आप डिफाइन करेंगे, कैसे इसकी परिभाषा देंगे। इसके लिए एक तार ले रखा है और मैंने एक सूत्र लिख दिया जो अभी इससे पहले निकाला था आर का। तो मुझे डिफाइन करना है इसको, विशिष्ट प्रतिरोध, इंग्लिश में इसको कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। अगर मान लेते हैं मेरे पास जो तार है उसकी लंबाई ले ली मैंने 1 मीटर, फिक्स कर दिया मैंने इसको। इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो 1 मीटर स्क्वायर है, इसको भी फिक्स कर दिया, दोनों को फिक्स कर दिया। मैंने एक तार ले लिया जिसकी लंबाई 1 मीटर है और इसका जो मोटाई है वो मोटाई का एरिया 1 मीटर स्क्वायर, दोनों को रख लीजिए यहाँ पे। तो आर इक्वल टू क्या होगा, रो 1/1 रो, तो ये 1 यहाँ पे रखेंगे 1। तो इसका मतलब इससे पता चल रहा है कि जो विशिष्ट प्रतिरोध या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है वो भी एक तरह से प्रतिरोध ही होता है तार का, लेकिन कौन से तार का, ये फिक्स कर दिया, कौन से तार का, जिसकी लंबाई 1 मीटर होगी और क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होगा 1 मीटर का स्क्वायर। तो आप डिफाइन कैसे करेंगे, किसी तार का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो
उस तार के प्रतिरोध के बराबर होता है। देखो रेजिस्टेंस प्रतिरोध के बराबर है कि नहीं, रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के बराबर है कि नहीं है। उस तार के प्रतिरोध के बराबर होता है जिसकी लंबाई 1 मीटर तथा जिसकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर होता है। तो सीधी सी बात है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या विशिष्ट प्रतिरोध भी एक तरह से प्रतिरोध ही होता है, लेकिन कौन से तार का जिसकी लंबाई भी आपने फिक्स कर दी है 1 मीटर, उसको कम ज़्यादा नहीं कर सकते, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी आपने फिक्स कर दे 1 मीटर स्क्वायर, उसको भी आप कम ज़्यादा नहीं कर सकते सीधी। इसलिए हम कहते हैं कि लंबाई और एरिया को हमने फिक्स कर दिया तो लंबाई और एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा, केवल और केवल जो रो होगा वो मैंने कहा था टेम्परेचर पे ही डिपेंड करेगा। चलो, जो फोर्थ टर्म था वो था विशिष्ट चालकता, जिसको कहते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, और इसको दिखाते हैं सिग्मा से। तो सिग्मा क्या होता है? सिग्मा होता है 1/रो। रो क्या बोला था आपने? रो को बोला चार, देखो चार टर्म्स आपको ये कन्फ्यूजिंग है तो इसलिए मैंने चारों को एक। प्रतिरोध सबसे पहले आता है जिसको ओम कहते हैं, चालकता इसका उल्टा होता है, प्रतिरोध का उल्टा चालकता होता है जिसका यूनिट होती है ओम इनवर्स। अब यहाँ पे ध्यान, दो चीज़ें, विशिष्ट प्रतिरोध जो आपने रो बोला था इससे पहले, इसके उल्टे को क्या कहते हैं? इसका इन्वर्स कर दो, उसको कहते हैं विशिष्ट चालकता। तो जो विशिष्ट चालकता होती है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होती है, वो क्या होता है? रो का उल्टा। रो का मतलब क्या होगा? विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा। तो सबको अगर समराइज करो तो प्रतिरोध का उल्टा चालकता या चालकता का उल्टा प्रतिरोध, और यहाँ पर बोलो विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा क्या होगा? विशिष्ट चालकता, या रो का उल्टा सिग्मा, सिग्मा का उल्टा रो। और यहाँ पे इसका जो मात्रक है, इसका मात्रक पूछा जाता है। रेजिस्टिविटी का मात्रक निकालने के लिए आपने फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, R = रो L/A। यहाँ से रो का फॉर्मूला निकालिए। रो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? रो, ये एरिया ऊपर चला जाएगा और L अपॉन में चला जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा। तो जो इसका मात्रक होगा या यूनिट होगी किसकी? रो की। कैसे निकालोगे? इसका होता है ओम, सिंबल बना लेते हैं, इनटू मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर। तो इसका मात्रा हो गया ओम, 1 मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, मीटर। ओम मीटर इसका मात्रक हो जाएगा। और इसकी अगर आपसे यूनिट पूछी जाती है सिग्मा, सिग्मा को बोला जाता है विशिष्ट चालकता। तो सिग्मा इसका उल्टा होता है, सिग्मा = 1/रो। तो मात्रक क्या हो गया इसका? 1/ओम मीटर। तो दोनों ऊपर जाएंगे, क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को क्या बोला था? साइमन बोला था, S मीटर इनवर्स। तो चार टर्म्स को एक बार और देख लेना, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप इस वीडियो को दोबारा आप देख सकते हैं।